ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कहते हैं सारी उंगलियां समेटो तो मुट्ठी बन जाती है, यही ताकत की निशानी कहलाती है। एकता में शक्ति होती है। जब हमारे सामने जीवन में कोई चुनौती आती है और हम साथ मिलकर जब इसका मुकाबला करते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करना हमारे लिए आसान हो जाता है। कोरोना के इस दौर में हमारे सामने नित नई चुनौतियां आ रही हैं, जिन्होंने हमारी पूरी जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। ऐसे में अगर हम साथ रहते हुए एक दूसरे को जागरूक करते रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें तो हम कोरोना की इस जंग को जरूर जीत पाएंगे। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी कोरोना के विरुद्ध इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, साथ ही हाथ और मुंह साफ रखिए। अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना पाएंगे तो जीत निश्चित हमारी ही होगी, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1-800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, अगर देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालें तो कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86 से भी ज्यादा हो गई है। जहां एक ओर पिछले 24 घंटों के दौरान 71,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 66,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये मामले दिन पर दिन कम हो रहे हैं। आप इस मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा रिकवरी रेट काफी बेहतर है और जो नए मामले हैं उनमें भी अब हमें कमी दिखाई दे रही है। बट ये चीज समझनी होगी कि अभी भी बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, क्योंकि हमारी जनसंख्या काफी बड़ी है। तो अभी भी बहुत से ऐसे लोग हम में हैं जो कि ससेप्टेबल हैं इस इन्फेक्शन के लिए। तो अभी भी सावधानियां बरतना उतना ही जरूरी है, बल्कि मैं कहूंगी और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि अनलॉक 5 में तो स्कूल, सिनेमा हॉल, ये सब चीजें भी खुल जाएंगी। तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, खास तौर से अगले 5 से 6 महीनों में, जब तक कि थोड़ा ठंड का मौसम है, ताकि हम अपने आप को न केवल कोरोना वायरस बल्कि बाकी और सभी रेस्पिरेटरी वायरसेस से भी बचा सके। और डॉक्टर रूपाली, अगर हम देखें तो जब से हमने मास्क लगाना शुरू किया है या कोरोना काल में अक्सर बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी लोगों को घेरती थीं, लेकिन इस दौरान इनमें क्या आपने भी काफी कमी देखी है? जी बिल्कुल। जैसे खास तौर पे अगर मैं कहूँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको कि हम आम भाषा में बोलते हैं, हमारी देश का सबसे कॉमन इन्फेक्शन है। तो ये मास्क लगाने से जब हर कोई मास्क लगाएगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें दिखाई देगा कि जो टीबी के मरीज हैं उसमें काफी कमी हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत एडिशनल, जो हम कहेंगे उसका हमारा एडिशनल बेनिफिट है मास्क लगाने का, न केवल कोरोना वायरस और बाकी वायरसेस से बचने के लिए, बट बाकी टीबी जैसी बड़ी लड़ाई जिससे कि हम इतने सालों से लड़ रहे हैं, उससे भी जंग लड़ने में हमें ज्यादा कामयाबी मिलेगी। तो ये चीज बहुत अच्छी है। अगर हम मास्क लगाते हैं तो सभी चीजों से हमें बचाव होगा। डॉक्टर रूपाली, समय मौसम बदल रहा है और अगर किसी व्यक्ति को आम सर्दी खांसी जुकाम होता है तो अगर कोविड को लेकर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सबसे पहले हमें टेस्ट के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए?
हाँ जी, देखिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस ठंड के मौसम में नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी काफी कॉमन होते हैं और हर वायरल इन्फेक्शन कोरोना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आज के दौर में हमारे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना का पेंडेमिक है, तो सबसे पहली संभावना जो हमारे मन में आती है वो केवल कोरोना की आती है जी। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी बुखार, खांसी, जुकाम या कोई भी इस तरह के कोई भी लक्षण अगर आपको हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आइसोलेशन। आपको अपने घर वालों से, अपने आसपास के लोगों से, दफ्तर के लोगों से सबसे आइसोलेशन मेंटेन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। तो अगर एक बार आप आइसोलेशन मेंटेन कर लेते हैं शुरुआती दौर में सीधा, तो आप अपने आसपास के लोगों को इस बीमारी से बचा सकते हैं अगर आपको ये है तो। और अगर नहीं भी है तो भी जो भी आपको वायरल इन्फेक्शन है आप उससे भी इन लोगों को बचाएंगे। तो आइसोलेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कफ एटिकेट्स को फॉलो करना, मास्क पहनना, हाथ धोते रहना, ये चीज, यही प्रिकॉशंस हैं जो आपको इस लड़ाई से लड़ने में मदद कर सकती हैं। जी डॉक्टर रूपाली, आपने आइसोलेशन की बात करी और इस समय बहुत सारे कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि होम आइसोलेशन में रहते हुए क्या सावधानियां रखनी चाहिए और साथ ही वो परिजन जो होम आइसोलेशन वाले मरीजों की देखभाल कर रहे हैं उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है आइसोलेशन के लिए, क्योंकि इस समय बहुत से मरीज ऐसे हैं जो कि होम आइसोलेशन में है। तो न केवल उनको ध्यान रखना है, बट वो परिजन जो उनका ख्याल रख रहे हैं, मतलब उनके केयर टेकर्स हैं, उनको भी उतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो व्यक्ति आइसोलेशन में, हमें कोशिश करनी है कि उसको अलग कमरे में रखा जाए। उसका जो टॉयलेट है या उसको जो वॉशरूम वो यूज करता है वो भी अगर अलग हो सके तो बेहतर है। और बाकी इसके अलावा जो भी बर्तन खाने पीने के लिए वो यूज करते हैं वो अलग रखे जाने चाहिए। वो व्यक्ति खुद अपने बर्तनों को धोए या फिर अगर पॉसिबल है तो वो डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करें, ताकि वो डिस्पोजेबल बर्तन को आप फिर पैक करके अलग रखें और उनको फेंक दिया जाए सही तरीके से, जैसे भी आपका गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है उसके मुताबिक। इसके अलावा एक दो चीजें जो और ध्यान रखनी है कि जब भी जो केयर टेकर है वो मरीज के संपर्क में आता है उसको मास्क जरूर पहनना है। और जब भी वो उनके कमरे की साफ सफाई करते हैं, उस कमरे से कुछ भी सामान लेते हैं, तो उनको ग्लव्स भी पहन के रखने हैं। तो मास्क और ग्लव्स जरूर पहन के रखें केयर गिवर जब भी वो कोरोना के मरीज के संपर्क में आते हैं। और बाकी जो जितने भी फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेस हैं, जैसे कि आपके बिजली के स्विच, डोर हैंडल्स या फिर कोई टीवी रिमोट या एसी रिमोट, इन सबको आप पीरियोडिकली डिसइंफेक्ट करते रहें, यानी कि 6 से 8 घंटे पे आप इनको सैनिटाइजर से साफ करते रहें। तो ये चीजें तो दिन में कम से कम 3-4 बार आप इन सब चीजों को साफ करते रहें। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस हैं कि मास्क हमेशा पहने, और जो मास्क आप उतारें मरीज और केयर टेकर दोनों, उनको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए उन मास्क को, ताकि खासतौर से जो मरीज ने जो मास्क पहना है, कि जिसको ऑलरेडी कोरोना इन्फेक्शन है, उस मरीज का जो मास्क है उसको डिस्पोज ठीक से करना बहुत जरूरी है। तो उसको अच्छे से आपको गार्बेज में और बंद डस्टबिन में रखना है। ये जो कूड़ा आप रखेंगे खुले डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, ये सब चीजें आप केवल एक बंद डस्टबिन में ही फेंकें। तो यही सब इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बिल्कुल। और इस समय अगर हम देखें तो होम आइसोलेशन में पल्स ऑक्सीमीटर का लोग इस्तेमाल ऑक्सीजन लेवल की जांच के लिए कर रहे हैं। ऑक्सीमीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? हाँ जी, देखिए पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत ही अच्छी सुविधा वाली एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास घर में ही उपलब्ध है। बिना अस्पताल में भर्ती हुए आप उसका घर में बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वो अपनी फिंगर पे, जिस भी फिंगर पे आप लगाएं, थंब पे नहीं लगाएंगे, अंगूठे पे नहीं लगाना है। बाकी जो मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और जो थर्ड फिंगर है, इन्हीं तीनों के लिए आपको इसको यूज करना है। तो सबसे छोटी उंगली और अंगूठे में लगाना अवॉइड करें, बाकी 3 उंगलियों में आप इसको लगा सकते हैं। और नेल पॉलिश अगर ना लगी हो तो ज्यादा बेहतर है, उससे भी फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा जब आपको सांस फूलने जैसी कोई भी तकलीफ महसूस होती है या आपको कुछ भी परेशानी हो कि जस्ट डिस्कम्फर्ट की, अगर आपको लगे कि सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं या एक्चुअल में सांस फूल रही है या सांस लेने का दर्द
बढ़ गया है, रेस्पिरेटरी रेट जिसको बोलते हैं, नॉर्मल वो 14 से 16, 18 तक मान लीजिए, बट अगर वो 20 या उससे ऊपर है तो मतलब वो ज्यादा है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ऐसा लगता है आपको, उस समय आपको पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना है। पल्स ऑक्सीमीटर में जो नॉर्मल सैचुरेशन है वो 95% और उससे ऊपर होती है, बट अगर आप 94 या उससे नीचे है तो आप मॉडरेट कैटेगरी में सीधा सीधा शिफ्ट हो जाते हैं। उस समय आपको अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य है। तो अगर आपकी सैचुरेशन 95 या उससे ऊपर है तो आप घर पे होम आइसोलेशन मेंटेन कर सकते हैं, बट अगर 94 या उससे कम है तो उस समय आपको अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, यही इसका काम है। अगर आप होम आइसोलेशन में है तो बेसिकली यही चीज आपको इसमें मॉनिटर करनी है। और डॉक्टर, एक चीज और है कि होम आइसोलेशन में जब हम ठीक हो जाते हैं कोरोना का मरीज, तो उसको रूम को कैसे सैनिटाइज करना है दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए? हाँ जी, देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड नॉर्मल जो ब्लीच सोल्यूशन आप, तो 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है और उसी से अगर कोशिश हो तो उसी से पोछा लगाना है। तो डेली पोछा उसी से लगाना है और जब मरीज वहां पे है तब भी कोशिश करनी है कि दिन में 2 या 3 बार वो कमरे को उससे क्लीन करें। और जो बाकी आपके 60 to 70% अल्कोहल बेस्ड जो भी सैनिटाइजर्स हैं, बाकी जितने भी सर्फेसेस हैं, उनको आप उनसे सैनिटाइज कर सकते हैं। डोर हैंडल्स और इलेक्ट्रिक स्विचेस को अगर चाहें तो उनको भी आप सोडियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीच सोल्यूशन से साफ कर सकते हैं। या जो भी आम घर में जो भी आपके डिसइंफेक्टेंट्स हैं, लाइजॉल जो भी है, आप उनसे आप उनको यूज कर सकते हैं और उनको डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। अगर ब्लीच है तो वो सबसे बेहतर रहेगा। जी। और डॉक्टर रूपाली, इस समय बहुत सारे श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और आपसे सवाल करना चाहते हैं। हम रुक करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बलरामपुर में, जहां से वीरेंद्र जी कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, मेरा एक निवेदन है। मैं नेत्रहीन विकलांग हूँ सर, आँख से नहीं देख पाता हूँ जी। जैसा कि मैं 35-40 साल का हूँ सर जी। तो जी वीरेंद्र जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? वीरेंद्र जी के साथ हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है और बीच में फोन लाइन कट गई है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर रूपाली होम आइसोलेशन के बारे में, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोरोना जो है तन की बीमारी नहीं है, बहुत कुछ मन की भी बीमारी है। लोगों के अंदर एक बहुत डर रहता है, तो कई बार हल्के फुल्के जब उनके अंदर लक्षण आ भी जाते हैं, इसके बाद भी लोग टेस्ट के लिए सामने नहीं आते हैं या बहुत ज्यादा घबराते हैं। तो ऐसे में मन की स्थिति को कैसे मजबूत करें? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि न केवल तन की, बट एक हद तक मन की भी बीमारी है। इसीलिए हमें अपने मेंटल स्टेट को बहुत, उस चीज की बहुत इम्पोर्टेंस है कि आप एक सही मेंटल स्टेट में हैं, क्योंकि अगर आपका माइंड ठीक है तो आपकी बॉडी अपने आप करेगी। कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे बड़ा औजार जो है वो हमारा अपना इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम तभी अच्छे से काम करेगा जब आपका माइंड एक सही स्टेट में होगा। तो मेंटल हेल्थ, ना केवल फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आपने कहा कि घबराहट है, लोगों को बहुत सारी चीजों की उनको नॉलेज नहीं है कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वच्छ रहें और जो भी सही जानकारी है उसको प्राप्त करें, उसको फॉलो करें। तो आपको जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उससे बचना भी बहुत जरूरी है। आप केवल जो आपकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं उस पे जो आपको बार बार आपको जो जानकारी दी जा रही है, या जो नेशनल टीवी पे, डीडी न्यूज पे, रेडियो के थ्रू ये जो जानकारी जो आपको दी जाती है, आप इसको फॉलो करें। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको सही जानकारी हो और घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी जैसा कि हम सब जानते हैं 80 से 90% लोग रिकवर कर जाते हैं 100%। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट है जो कि हमें हमेशा अपने मन में रखना चाहिए कि ज्यादातर लोग इससे रिकवर कर जाएंगे, लेकिन जो एल्डरली हैं, यानी कि 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, या जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, कोई हार्ट डिजीज है, कोई लंग डिजीज है, कोई कैंसर है, तो या किडनी डिजीज है, ऐसे लोगों को थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।
शुगर के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा सावधान होने की जरूरत है। बाकी तो फिर जो नॉर्मल लोग हैं उनको 80 से 90% लोगों में 100% रिकवरी है। जी, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लस साइन। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमारे श्रोताओं से साझा की कि हमें ज्यादातर लोग इससे ठीक हो जाते हैं, बट सबसे बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सही जानकारी होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो सही होना चाहिए, हमें फॉरवर्डेड पोस्ट से बचना चाहिए और जो सही माध्यम है, जैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को जागरूक करते हैं, उनके मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब आप जैसे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी शंका है वो दूर हो जाए। और अब हम भिवानी का रुख करते हैं जहां से प्रमोद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी पूछिए। हेलो जी, प्रमोद जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे जी 22 साल की भांजी है, उसको 7-8 दिन बुखार रहा जी। जी हाँ जी, उसके बाद टेस्ट करवाया वो कोविड, तो उसमें नेगेटिव आया 2 बार जी। बाद में उनके एक्सरे और सीटी से वो करवाया छाती का, तो निमोनिया की शिकायत बताई जी। तो अब 25-11 है उस पॉइंट ऐसे। तो मैं ये चाहता हूँ मतलब इलाज इसका हो, कितने दिन में हो जाएगा ये इलाज, मतलब पक्का इलाज है क्या? नहीं पहले जैसी हो जाएगी? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है डॉक्टर साहब यहाँ पे कि ये कोविड निगेटिव आए हैं, 2 बार इन्होंने अगर टेस्ट कराया है और उसके बाद अगर निमोनिया या उससे रिलेटेड बीमारी है तो रिकवरी की कितनी संभावना है, कब तक रिकवर हो जाएंगे? हाँ जी, देखिए इन्होंने बड़ी ही गंभीर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। तो ये आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि टेस्ट कराए जाने पर टेस्ट नेगेटिव होता है, बट फिर भी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो है वो काफी कुछ कोविड की ही तरह होते हैं। बट हमें ये बात समझनी होगी, कोविड हो या कोई भी और वायरल निमोनिया हो, उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो ट्रीटमेंट है सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो वायरल निमोनिया जो होते हैं वो ज्यादातर अपने आप ही रिकवर कर जाते हैं, और बाकी आपको उसका सपोर्टिव मैनेजमेंट देना है। सपोर्टिव से मतलब अगर ऑक्सीजन का दर कम है तो आपको ऑक्सीजन देना है, या साथ में कुछ और रिक्वायरमेंट है, किसी को वेंटिलेशन की जरूरत है तो वो चीज देनी है। कुछ एंटीवायरल्स भी हैं जैसे कि रेमडेसिविर जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल दवाइयां देने से ही वायरल बीमारी का इलाज होता है या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। जो मेन ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव मैनेजमेंट, ऑक्सीजन देना और वाइटल मॉनिटर करना, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को मॉनिटर करना, और कुछ अगर जरूरत लगती है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि स्टीरॉइड को देना, या खून का थक्का जमने से रोकने के लिए क्लेक्सिन जैसे इंजेक्शन देना। तो ये सब जो है ये सपोर्टिव मैनेजमेंट है, ये कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं है। तो अगर आपकी भतीजी को कोविड है तो भी उम्मीद है कि वो खुद ही रिकवर कर जाएगी। उसको अगर सैचुरेशन उसका 95 या उससे ऊपर है तो उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, और बाकी भी अगर उसको आपको लगता है कि नहीं फिर भी उसका बुखार परसिस्ट करता है, या तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, उनको जरूरत लगती है तो वो दोबारा से भी इसका टेस्ट कर सकते हैं। जी, और जो श्रोता कार्यक्रम में हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज की कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। और अब हम रुख करते हैं राजस्थान में चूरू का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, आपको भी। ऐसा आगामी समय है सर्दी का जी, जैसे कई तरह की ये वायरल बीमारियां हैं जी, तो जैसे मैं सीनियर सिटीजन हूँ जी, तो उस हिसाब से कोई वैक्सीन भी है क्या और तरह की लेना चाहिए क्या, जैसे इन्फ्लुएंजा का और का, ये मैं पूछना चाहता हूँ। जी डॉक्टर रूपाली, सर्दी का मौसम है और ऐसे में वृद्धजनों को क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या कोई वैक्सीन भी ले सकते हैं वो? हाँ जी, देखिए जैसे कि इनका सवाल है कि ये एल्डरली है, 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं और इनको डर है कि कहीं सर्दी के मौसम में इनको ज्यादा रिस्क होगा इस बीमारी होने का। तो ये सही है कि एल्डरली लोगों में इस चीज का रिस्क ज्यादा है। और जैसा कि ये पूछना चाह रहे थे कि कोई वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध है क्या, तो फ्लू शॉट के बारे में बात की जाती है कि जो हमारा इन्फ्लुएंजा लाइक वायरल इलनेस, इन्फ्लुएंजा से हमें बचाता है।
तो कुछ समय पहले एक स्टडी इस तरह से देखी गई थी ब्राजील में, जहाँ पे कि जिन लोगों को फ्लू शॉट लगे थे रिसेंटली, उनमें कोरोना का जो सिवियरिटी था और जो मृत्यु दर था वो काफी कम देखा गया था। तो जिन लोगों में कोरोना के पेशेंट में फ्लू शॉट लगा था, उसमें कोरोना का कॉम्प्लिकेशन कुछ कम देखा गया था। तो इसके बेसिस पे कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप फ्लू का शॉट लेंगे तो चांसेस हैं कि आपको कोरोना का कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम होगी। और वैसे भी अगर कोरोना भी नहीं तो अगर आप फ्लू से भी बचते हैं तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। फ्लू अपने आप में जानलेवा है, तो अगर आप फ्लू शॉट लेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं 60 साल से ऊपर, जो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उन सबको ही 60-65 साल से ऊपर हर साल फ्लू शॉट जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर रूपाली, अब हमारे साथ बिजनौर से राशिद अंसारी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राशिद जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी राशिद जी, सवाल पूछिए। सर मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम मास्क वगैरह धोते हैं दोबारा यूज करने के लिए, तो इनको जो है वॉशिंग मशीन में या किसी बाल्टी में सभी कपड़ों के साथ एक साथ धो सकते हैं, इसे अलग धोना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जब हम मास्क का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जब उसे धोने की बारी आती है तो क्या हमें मास्क को अलग से धोना चाहिए या बाकी कपड़ों के साथ ही धो सकते हैं? हाँ जी, मैंने जैसा कि आपने कहा बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो मैं यही कहूंगी कि उस तरह के मास्क को और उस तरह के जो भी कपड़े आप बाहर पहन के जाते हैं उनको आपको अलग से धोना होगा। जो घर में कपड़े पहनते हैं, जो घर के कपड़े हैं, उनसे उनको अलग रखना होगा, वरना तो इन्फेक्शन मिक्स हो जाएगा। वो बात अलग है कि धुलते टाइम ये सब कपड़े एक साथ साफ होंगे, सूखेंगे, तो वायरस का चांस कम है एक दूसरे में ट्रांसमिट होने का। बट फिर भी बेहतर ये रहेगा कि आप जो भी कपड़े हैं जो बाहर पहन के जाते हैं या जो मास्क खास तौर पे हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने के, उसको आप अलग से धोएं और अलग से धो के उसको कम से कम 3 से 4 घंटे तक आप उसको धूप में सुखाएं। या बेहतर रहेगा, कुछ लोग बोलते हैं प्रेशर कुकर में थोड़ा नमक डाल के बिल्कुल उबलते पानी में आप अलग से इन मास्क को धोएं, वो ज्यादा बेहतर है। जी, और अब हम रुख करते हैं हिमाचल में मंडी का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में मुन्नी लाल जी जुड़ चुके हैं। मुन्नी लाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, अपना सवाल पूछिए। सर डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब की, मैं जैसे ये मधुमेह रोग होता है ना जी। जी, अपनी रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए। तो ग्रसित हूँ तो जी, ये कोरोना जो है मधुमेह वालों के लिए कितना घातक सिद्ध है जी? बिल्कुल डॉक्टर रूपाली, इस समय जैसा कि डायबिटीज के बारे में कहा जाता है कि जो सेकंड कैपिटल है वो हमारा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मधुमेह या डायबिटीज के रोगियों की हमारे देश में। तो ऐसे में कितने वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल, मतलब देश भर, दुनिया भर के सबसे ज्यादा डायबिटिक्स हमारी देश में पाए जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज की अगर बात की जाए तो हमारी जनसंख्या जो कि इतनी बड़ी है उसमें डायबिटीज के मरीजों का नंबर भी उतना ही बड़ा है। और जैसा कि हम जानते हैं अब तक की हमारे एक्सपीरियंस से कोरोना वायरस के साथ कि इस बीमारी का जो कॉम्प्लिकेशन दर और जो मृत्यु दर है वो डायबिटिक्स में ज्यादा है। इसलिए जो मधुमेह या डायबिटीज के जो भी मरीज हैं उनको अपना थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखने की जरूरत है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी बाहर निकले मास्क लगा के निकलें, जिससे भी मिले उससे 2 मीटर की दूरी बना के रखें और कम से कम लोगों के संपर्क में आए और अपने हाथों को धोते रहें। तो प्रिकॉशंस के नाम पे तो वही चीजें हैं जो कि हम शुरू से बताते आए हैं, बट आपको थोड़ा सतर्क ज्यादा रहने की जरूरत है। तो सावधानी, स्वच्छता, सतर्कता, यही तीनों चीजें हैं जो हमें इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने में बचाएंगे। और इसी को हम सोशल वैक्सीन का नाम भी देते हैं। तो ये सोशल वैक्सीन ही है जो अभी हमें बचा सकती है जब तक कि रियल वैक्सीन वर्ल्ड में नहीं आ जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सावधानी, स्वच्छता और सतर्कता, ये 3 आपने मंत्र दिए हैं सोशल वैक्सीन के फॉर्म में, जिससे हम कोरोना की जंग को लड़ सकते हैं। और जो भी हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि आप जो भी डॉक्टर साहब प्रिकॉशंस बता रही हैं उनको आप फॉलो करते रहिए, उन्हें अपनाते रहिए। और अब हम रुक करते हैं जोधपुर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में अब्दुल हकीम जी जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी नमस्कार, मैं अब्दुल हकीम बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि जो कोरोना का मरीज है, उसने अपने बर्तन में को खाना खाया है जी, और उस बर्तन को
खुद धोएगा या कोई दूसरा अगर जो स्वस्थ आदमी धो ले तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना? जी डॉक्टर साहब, अगर कोरोना का हालांकि इसका जवाब आपने पहले भी दिया था, मैं चाहता हूं कि ये जो श्रोता, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में हैं, तो उनके लिए ये बहुत अहम सवाल है कि अगर वो खाना खाने के बाद बर्तन वही धोएं या दूसरे लोग धोएं। हाँ जी, यही कहना चाहूंगी कि बेहतर है कि जो कोरोना का मरीज है वो अपने बर्तन खुद धोए, और वो धुले हुए बर्तनों को आप उसके बाद धूप में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए सुखाने के लिए रखें। उससे भी बेहतर रहेगा कि अगर आप डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसमें धोने का आपको धोने या रीयूज का उसमें चांस ना रहे। तो रीयूज का चांस कम होगा तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैलने का चांस भी कम होगा। बेहतर है कि मरीज अपने आप खुद बर्तन धोए। जी, और डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोरोना जब हम ठीक हो जाते हैं उसके बाद क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए? हाँ जी, देखिए, पोस्ट कोरोना यानी कि कोरोना ठीक होने के बाद आपको 1 से 2 हफ्ते के लिए जो सावधानियां बताई जाती हैं वो वैसे ही लेनी है, बट उसके बाद आप एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कुछ मरीजों में कुछ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं जिसका दर बहुत कम है, बट आने वाले समय में हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। बट बाद के जो 2 हफ्ते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद के जो 2 हफ्ते हैं, उसमें आपको खास सावधानी बरतनी है और उसके बाद आप अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो यही जो प्रिकॉशंस है, दूसरों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, थोड़ा मास्क को पहने रखना, तो डिस्चार्ज के बाद भी 1 से 2 हफ्ते के लिए कम से कम आप ये सब प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहें। और चलते चलते अब हम अंतिम सवाल लेते हैं। रायबरेली से रामशंकर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रामशंकर जी, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मैं ये करना चाहता था कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए जी बहुत जरूरी है कि पुस्तकालय और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम था। जी, डॉक्टर रूपाली, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम बात करें तो पुस्तकालय की बात कर रहे हैं, व्यायाम की बात कर रहे हैं। किस तरह से हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, जबकि हम लोग आपस में ये बात जरूर कर चुके हैं कि कोरोना में मन पर बहुत असर पड़ता है? जी बिल्कुल, जैसे कि शुरू से बात करते आए हैं कि न केवल फिजिकल हेल्थ, हमें मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि आपका अगर मन स्वस्थ है तो शरीर और तन भी स्वस्थ होगा, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होगा। और जितनी भी बीमारियां हैं, देखिए जितनी भी बीमारियां हैं, दवाइयों से ज्यादा जो चीज हमें उससे बचाती है वो हमारा अपना इम्यून सिस्टम है। और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत नहीं है। हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना और मेडिटेशन करना, योगा करना और एक साउंड मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी है। सो मेंटल हेल्थ इज दी प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो मेंटल हेल्थ को आप उतनी ही आप महत्वपूर्णता दें जितनी कि आप फिजिकल हेल्थ को देते हैं। बिल्कुल, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर रूपाली, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगी? हाँ जी, जैसा कि पहले भी कहा है, सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वच्छ रहें। अगर आप सावधान रहेंगे, सही चीजों की जानकारी रखेंगे, सतर्क रहेंगे तो और स्वच्छता का पालन करेंगे तो आप अपने आप को इस कोरोना की जंग से जिता सकते हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर रूपाली, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को, सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा करता है। जी हाँ श्रोताओं, कोरोना के खिलाफ इस मुहिम में आज अपना हौसला और जज्बा आप यूं ही बनाए रखिए, साथ ही आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonAIR.com।
AIR.com।